नमस्कार दोस्तों, टेक आईएएस में आपका स्वागत है। आज से हम 68 बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आइए हम अपना पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। जिन जिन लोगों को सवाल का जवाब आता होगा वो अपना आंसर लगा लेंगे। इसका आंसर है ई। जैसा कि हम जानते हैं 1986 में भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी को घोषित किया गया था। नीलगिरी पश्चिमी घाट में स्थित है। ठीक है, नीलगिरी में जो हिस्सा है वो है आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, वायनाड वन्य जीव अभयारण्य और मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हम सभी जानते हैं ये केरल में स्थित है, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक, ग्रीक, खरोष्ठी, ग्रीक, शारदा, ब्राह्मी, देवनागरी, अरमाइक, ब्राह्मी और खरोष्ठी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और देवनागरिक और ऑप्शन ई। तो इसका जवाब है इस सवाल का ऑप्शन ए। अशोक अपने लिपियों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक एवं यूनानी लिपियों का उपयोग करते थे। 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रथम जो थे इन अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहल मुख्य रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी से जुड़ी हुई है? जिज्ञासा, विज्ञान ज्योति, गति, साथी, ऑप्शन ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, जिज्ञासा। जिज्ञासा मेन जो जिज्ञासा कार्यक्रम है इसको CSIR और विश्वविद्यालय संगठन के द्वारा, केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा इसको बनाया गया है, जो साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये प्रेरित है। वहीं जो विज्ञान ज्योति है ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ही एक नई पहल है। ठीक है, और इसमें मेधावी लड़कियों को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए ये शुरू किया गया है। वैसे अगर आप इन दोनों पहल को याद रखते हैं, अगर कभी आपसे वुमेन एम्पावरमेंट या महिला भागीदारी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में महिला भागीदारी या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के तरफ से महिलाओं के लिए क्या क्या किया गया, आप उसमें ये पॉइंट जिज्ञासा और विज्ञान ज्योति जोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। ब्लेड ब्यूबरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण हैं? उच्च पूर्ण पाषाण काल, मध्य पूर्ण पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव्य पाषाण काल और ऑप्शन ई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उच्च पूर्ण पाषाण काल। ठीक है, जो ब्लेड ब्यूबरिन प्रकार के उपकरण जो है वो उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किस सूफी संत का संबंध दक्षिण भारत में सूफी मत के प्रचार प्रसार से था? आपके ऑप्शन है हजरत अलाउद्दीन साबिर, शेख हुसैनी गेसुदराज, शेख बुरहान बहाउद्दीन जकारिया और ऑप्शन ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, हुसैनी गेसुदराज तथा शेख बुरहान का जो संबंध है वो दक्षिण भारत में सूफी मत के प्रचार प्रसार से प्रेरित था।
ये इन्होंने जो शेख बुरहान है वो दक्षिण में चिश्ती संप्रदाय की नींव रखी थी इन्होंने। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। कौन? शेख बुरहान। इन्होंने दौलताबाद को अपना स्थायी निवास बनाया और जो शेख हुसैनी गेसुदराज थे वो चिश्ती सिलसिले को दक्षिण भारत में प्रोत्साहन दिया। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है मध्य पूर्ण पाषाण काल से, उच्च पूर्ण पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, नव पाषाण काल से और ऑप्शन ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नव पाषाण काल से। नेक्स्ट सवाल, प्रभासगिरी तीर्थ स्थल ये किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और ऑप्शन ई। तो इसका इस सवाल का जवाब है ऑप्शन ई। जो प्रभासगिरी जैन धर्म है वो हिंदू और जैन धर्म का प्रमुख धार्मिक स्थल है। जो प्रभासगिरी है या कौशाम्बी जिले उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर है, इसलिए इसका ऑप्शन ई सही होगा। दासबोध नामक पुस्तक किसने लिखी है? नेक्स्ट सवाल है, दासबोध नामक पुस्तक किसने लिखी है? तुकाराम, रामदास, एकनाथ, मलुकदास। इसका ऑप्शन जो है वो रामदास ने लिखी है। रामदास जो है वो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन में एक इन्होंने अपना बहुत ही अस्मरणीय योगदान दिया है। इनका जन्म 1608 ईस्वी में होता है और इन्हें शिवाजी के समकालीन भी बताया जाता है और उनके ये आध्यात्मिक गुरु भी थे। इनकी जो रचना है दासबोध, उन्होंने इसमें आध्यात्मिक जीवन के समन्वादी सिद्धांतों के साथ विविध विज्ञानों एवं कलाओं के अपने विस्तृत ज्ञान के बारे में बताया है। नेक्स्ट सवाल है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी, स्वामी विद्यानंद, रामानंद मिश्रा और ऑप्शन ई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है इसका गठन 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र ने किया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ई। याद रखिएगा ये सवाल बार बार बीपीएससी में पूछे जाते हैं और इसका स्टैब्लिशमेंट 1931 में हुआ था, ये चीज़ याद रखिएगा। और इन तीनों नामों को रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा और गंगा शरण सिन्हा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है? कालिदास का मालविका अग्निमित्रम, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, बाणभट्ट का कादम्बरी, कल्हन की रजत रंगिनी, ऑप्शन ई। तो ऑप्शन सी का ऑप्शन 10 का आंसर है ऑप्शन सी, बाणभट्ट कादम्बरी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रायः समाचारों में देखा जाने वाला शब्द स्मफिंग किससे संबंधित है? वैश्विक व्यापार संरक्षणवाद, धन शोधन तकनीक, दिवालियापन, एनपीए की वसूली और ऑप्शन ई। तो इसका आंसर सही जवाब है ऑप्शन डी, धन शोधन तकनीक। यह एक धन शोधन तकनीक है जिसमें बड़ी मात्रा में नकदी को कई छोटे लेन देन में शामिल किया जाता है। इसमें एक से अधिक खातों में से धन को स्रोत से दूर ले जाने के लिए एक ऑफशोर बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रकार का लेन देन आमतौर पर एक निश्चित सीमा के ऊपर के लेन देन की निगरानी करने के लिए अधिकारियों द्वारा नोटिस से बचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है? ऑप्शन है टी आर होम्स,
जेम्स मिल, जेम्स टॉड, मैकाले और ऑप्शन ई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जेम्स मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायास्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? नारद स्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति और ऑप्शन ई। तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। नेक्स्ट सवाल है, कापित राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? मोपला विद्रोह, नील आंदोलन, पबना विद्रोह, बारदोली विद्रोह और ऑप्शन ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बारदोली आंदोलन। बारदोली आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहाँ की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन कब किया गया? ये थोड़ा यहाँ कटा हुआ है ऑप्शंस, बट इसका ऑप्शंस देख लीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसी के द्वारा केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जोनाथन डंकन ने सन 1792 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? कोलकाता, इलाहाबाद, मुंबई, वाराणसी और ऑप्शन ई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वाराणसी। वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना करने के बाद बनारस के ब्रिटिश रेजिमेंट में जोनाथन डंकन ने 1792 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। भारत में स्त्रियों को शिक्षा की अनुमति किसने दी थी? ऑप्शंस है डलहौजी, विलियम बेंटिक, हार्डिंग प्रथम, एलनबरो और उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है डलहौजी। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो प्रधान थे चार्ल्स वुड, 1804 में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना उन्होंने प्रस्तुत किया। 1804 नहीं 1854 में, जिससे वुड का डिस्पैच कहा गया। इस योजना में शिक्षा का उद्देश्य माध्यमों और सुधारों के बारे में विचार करने और महिलाओं पर को शिक्षा देने की बात कही गई थी। इस समय इसके जो 1854 में जो गवर्नर जनरल थे वो डलहौजी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे डलहौजी ने बहुत सारे काम किए हैं, जिनको जिनको पता है वो कमेंट्स में करके बताएं। निम्नलिखित में से आज सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, जामा मस्जिद सिकंदर लोदी, मोट मस्जिद इब्राहिम लोदी, झांझरी मस्जिद हुसैन शाह शर्की, हजार सितून महल कुतुबुद्दीन ऐबक, कुब्बुल उल इस्लाम अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, माफ करिएगा ऑप्शन सी। आइए इसको मिला लेते हैं। जामा मस्जिद हुसैन शाह शर्की, मोट मस्जिद सिकंदर लोदी, झांझरी मस्जिद इब्राहिम लोदी, हजार सितून महल अलाउद्दीन खिलजी और कुब्बुल उल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? ऑप्शन है अवध, हैदराबाद, तंजौर, जोधपुर और ऑप्शन ई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। भारत में अंग्रेजी सत्ता के द्वारा सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य आपका हैदराबाद था।
1798 में ये स्वीकार किया था। और उस समय जो सहायक संधि के लिए जो बोलते हैं ना अंग्रेजों की सहायक संधि, सबसे पहले वेलीजेली ने लाया था। ऐसे तो सहायक संधि का पिता या जनक ड्यूप्ले को बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 1798 में हैदराबाद सबसे पहले सहायक संधि अपनाया था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? खमम केरल, प्रकाशम आंध्र प्रदेश, कासरगोड कर्नाटक, सीहोर मध्य प्रदेश और ऑप्शन ई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई। जो खामम है वो तेलंगाना से है, प्रकाशम जो है आंध्र प्रदेश से है, कासरगोड केरल से है, सीहोर मध्य प्रदेश। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। प्रकाशम आंध्र प्रदेश, कासरगोड केरल, सीहोर मध्य प्रदेश, खमम तेलंगाना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सही है? लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, लखनऊ समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आइए पहले हम लोग देखते हैं जो इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तो जो लखनऊ समझौता है वो 1916 में हुआ था, चंपारण 1917 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे ओवेन मेरीडिथ के नाम से जाना जाता है? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस और ऑप्शन ई। तो यहाँ लॉर्ड लिटन को ओवेन मेरीडिथ के नाम से जाना जाता है क्योंकि लॉर्ड लिटन जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल रह चुके हैं 1876 से 1880 तक। वो एक कट्टर साम्राज्यवादी तो थे ही, लेकिन वह साथ में विख्यात कवि, उपन्यासकार, निबंध लेखक भी थे। इसलिए उन्हें मेरीडिथ के नाम से प्रसिद्ध किया गया। ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? स्लीवमैन, क्लाइव, कर्जन, वेलीजेली और ऑप्शन ई। तो इसका सही जवाब है स्लीवमैन। ये सवाल 63rd या 65th बीपीएससी में ये सवाल आया हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। रेगुलेटिंग, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई? मुंबई, कोलकाता, मद्रास, दिल्ली और ऑप्शन ई। तो इसका सही जवाब है कोलकाता में। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसी के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा एम्पे करके कुछ, आप एक बार देख लीजिएगा, बट शायद नाम यही था। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से घटनानुसार कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? आइए इसका सीधा जवाब देखते हैं। इसका जवाब होगा पलासी का युद्ध। जो पलासी का युद्ध है 1757 में हुआ था। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। सत्यशोधक मंडल की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, राजा राम मोहन रॉय ने, भीमराव अंबेडकर ने, ज्योतिबा फुले और ऑप्शन ई। तो इसका सही जवाब है ज्योतिबा फुले। जो सत्यशोधक मंडल या सत्यशोधक जो समाज की स्थापना बम्बई में 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी
इस संस्था की स्थापना जो था, इसका उद्देश्य ये था कि ब्राह्मणों के आडंबर और उनके अवसरवादी धार्मिक ग्रंथों की बुराइयों से निम्न जातियों को बचाना है। इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी एक। नेक्स्ट सवाल है, 1906 में कांग्रेस का जो 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस, लाला लाजपत राय और ऑप्शन ई। तो इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। 1906 में कलकत्ता में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और यहीं इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में ही, मतलब 1906 में जो अधिवेशन हुआ था, यहीं पे सबसे पहले इन्होंने स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। नामदेव पश्चिम बंगाल, चैतन्य उत्तर प्रदेश, सूरदास महाराष्ट्र, नानक पंजाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नामदेव जो थे वो महाराष्ट्र से थे, तो ए का 3 होगा। चैतन्य जो थे वो पश्चिम बंगाल से थे, बी का 1 होगा। सूरदास जो थे वो उत्तर प्रदेश से थे, तो सी का 2 होगा। और नानक जो थे वो पंजाब से थे। बम्बई में नौसैनिक विद्रोह कब घटित हुआ था? ऑप्शन है फरवरी 1946, जून 1945, जून 1946, 3 मई 1950 और ऑप्शन ई। तो इसका सही जवाब है फरवरी 1946 में। क्या बम्बई नौसैनिक विद्रोह। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।